आज हम बात करेंगे अर्ली रिटायरमेंट के बारे में कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से रेगुलर इनकम जनरेट करके जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। एंड आई एम श्योर वीडियो के एंड तक आप काफ़ी मोटिवेटेड फील करोगे अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को लेके। तो वीडियो को एंड तक पूरा देख लेना, क्योंकि मैं आज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपने अपने पेरेंट्स से या किसी से भी सुनने नहीं मिलेंगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा देना जिससे आप हमारी कोई भी वैल्यूएबल वीडियोस मिस नहीं करोगे। सो लेट्स बिगिन। आज हम जिस कहानी से इंस्पिरेशन लेंगे वो है एन शाइबर की, जो यूएसए में 130 साल पहले यानी कि 1893 में बॉर्न हुई थी। अनफॉर्चुनेटली वो टाइम यूएसए में बहुत रेसिज्म होता था, मतलब ब्लैक्स लोगों को, फीमेल्स को प्रॉपर राइट्स नहीं मिलते थे। एंड ऐसे में ये लोग काफ़ी सफ़र करते थे, फिजिकली, इमोशनली और फाइनेंशियली भी। सो इन्हें यूएस गवर्नमेंट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब तो मिल गई थी, लेकिन हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड होने के बाद भी इनका कोई प्रमोशन या ऐसी कोई तरक्की नहीं हुई। सो इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में एक बेसिक लेवल का जॉब किया एज एन असिस्टेंट, या कह सकते हो एज अ हेल्पर, जिसमें इनकी ईयरली सैलरी कभी भी $3000 के ऊपर गई ही नहीं। सो बेसिकली इनको अपनी पूरी लाइफ में हमेशा स्ट्रगल करते रहना पड़ा, लाइक आई ऑलरेडी सेड, इमोशनली एंड फाइनेंशियली, क्योंकि इनके पेरेंट्स भी नहीं थे और इन्होंने शादी भी नहीं की थी। अब क्योंकि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब करती थी तो इन्होंने बहुत सारे अमीर लोगों के टैक्स रिपोर्ट्स रीड कर रखे थे, एंड इनको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया था कि अमीर लोग कैसे इतना अमीर होते हैं और उनके अमीर रहने का राज क्या होता है। और यही चीज़ आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब दोस्तों, वो टाइम यूएसए में म्यूचुअल फंड्स इतने कॉमन नहीं थे और इंडेक्स फंड का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं आया था, और एम्प्लॉयज़ को जो आज फैसिलिटीज़ मिलती हैं लाइक पेंशन प्लान, इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती थी। तो इसलिए 51 साल की उम्र में जब एन रिटायर हुई थी तब इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था। एंड इंटरनेट में अवेलेबल कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने अपनी रिटायरमेंट में सिर्फ $5,000 से $10,000 जमा किए थे। मतलब जितना ये पैसा 1-2 साल में अर्न करती थी उतना ही पैसा इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में सेव किया था। लेकिन इन सब ऑब्स्टेकल्स के बाद भी उन्होंने अपनी लाइफ से एक चीज़ सीखी और एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और जब 101 साल की उम्र में ये रेस्ट इन पीस हुई तब इनकी नेट वर्थ $22 मिलियन की थी। अब जिन लोगों को नहीं पता, $22 मिलियन इंडियन करेंसी में होते हैं 175 करोड़ के करीब, जो 1990 के हिसाब से तो क्या, आज के हिसाब से भी बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों। और जब इन्होंने अपनी विल में ये लिखा कि ये वो सारा पैसा कुछ एजुकेशनल चैरिटी को डोनेट करना चाहती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि फ्यूचर में जो अंडर प्रिविलेज गर्ल्स होंगी उन्हें भी उनकी तरह स्ट्रगल करना पड़े, तो वो टाइम पे बहुत सारे लोग और पूरा मीडिया शॉक हो गया, क्योंकि ना तो इनकी कोई लॉटरी लगी थी और ना ही इनके रिश्तेदार थे जो इन्हें विरासत में इतना सारा पैसा दे के जाते। तो इनके पास ये इतना बड़ा अमाउंट आया कहाँ से? सो दोस्तों, जब इन्वेस्टिगेशन हुई तब हमें पता चलता है कि ये सारा पैसा इन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके ग्रो किया था, जिसकी शुरुआत इन्होंने सिर्फ $5,000 से की थी, वो भी अपने रिटायरमेंट के बाद। तो दोस्तों, जब ये अमीर लोगों की टैक्स रिपोर्ट्स पढ़ती थी तो वो देखती थी कि अमीर लोगों के पास बहुत सारे कैश फ्लो प्रोड्यूसिंग असेट्स होते थे, मतलब स्टॉक्स, रियल एस्टेट्स, एंड उनका कोई प्राइवेट बिजनेस जिससे उनको पैसिव इनकम मिलता रहता हो बिना कोई काम किए। और ये सब चीज़ समझने के बाद एन को काफ़ी स्पेशल फील हुआ, क्योंकि ये सब उन्होंने कभी भी अपने स्कूल में नहीं सीखा और ना ही उनके पेरेंट्स ने कभी उन्हें ये सब बताया। और क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा नहीं था तो इसलिए उन्होंने रियल एस्टेट और बिजनेस की जगह पे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। जो सबक उन्होंने सीखा वो ये था कि अमीर लोग अपने कैश फ्लो प्रोड्यूसिंग असेट्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हैं और उसे कंपाउंड होने देते हैं और उसके कैश फ्लो को एंजॉय करते हैं, ताकि उन्हें कम कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़े। और ये चीज़ उनसे ज़्यादा अच्छे से कौन समझ सकता था? आफ्टर ऑल उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब करके बिताई थी। फिर जब इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का पता लगाया गया तब हमें ये पता चलता है कि इन्होंने टिपिकल पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी यानी बाय एंड होल्ड वाली स्ट्रैटेजी यूज़ की थी। मतलब कोई भी ट्रेडिंग नहीं, कोई फैंसी इन्वेस्टमेंट्स नहीं, कोई भी फ्यूचर ऑप्शंस और कमोडिटीज़ नहीं। इन्होंने बस अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को खरीदा और उन्हें होल्ड करके रखा। तो इन्हें जो डिविडेंड मिलता था वो सिर्फ उसे ही अपने खर्चे के लिए यूज़ करती थी, और जो पैसा बच जाता था वो उन्हें री इन्वेस्ट कर देती थी, जिसकी वजह से उनको इनकम तो मिलती ही थी, लेकिन उसके साथ साथ उनकी वेल्थ भी ग्रो होती थी। क्योंकि दोस्तों, अगर हम कैलकुलेट करेंगे कि 10,000 से जो $22 मिलियन की इनकी वेल्थ ग्रो हुई थी वो कितने रेट से ग्रो हुई थी, तो आप जान के हैरान हो जाओगे कि वो सिर्फ 15 से 18% की रेट से ग्रो हुई थी, जिसका मतलब ये था
कि अगर हम थोड़ा सा रफ एस्टिमेट करेंगे तो हमें ये पता चलता है कि जब उन्हें रिटायर होकर 10 साल हो चुके थे तो उस टाइम पे उनका पोर्टफोलियो ग्रो होके सिर्फ 30 से 40 हज़ार डॉलर का हुआ होगा। लेकिन उसके 10 साल बाद यानी 1964 में उनकी वेल्थ 2 से ढाई लाख डॉलर्स की हो गई होगी और सिर्फ उनका डिविडेंड इनकम ही 8,000 डॉलर के आसपास का रहा होगा। मतलब जितना उनका ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट था उतना उनको हर साल पैसिव इनकम के थ्रू मिल रहा था। फिर 1974 में उनका पोर्टफोलियो 14 से 15 लाख डॉलर के आसपास का हुआ होगा और उनका डिविडेंड इनकम ही 50,000 यूएस डॉलर्स के आसपास का रहा होगा। फिर 1984 में उनकी वेल्थ ग्रो होके 40 से 50 लाख यूएस डॉलर्स की हुई होगी। फिर फाइनली 1994 में उनका पोर्टफोलियो 22 मिलियन डॉलर्स का हुआ जो उन्होंने डोनेट कर दिया और तब भी उनकी वेल्थ को यूएस टैक्स लॉ के हिसाब से कुछ भी टैक्स नहीं लगा और वो पूरी की पूरी वेल्थ चैरिटी में डोनेट हुई। तो दोस्तों इससे आप लोगों को एक हिंट मिल गया होगा कि अमीर लोग दिन पे दिन कैसे अमीर बनते चले जाते हैं और वो अपना टैक्स कैसे सेव करते हैं। दोस्तों इस चीज़ को हम अपनी फ्यूचर वीडियोस में ज़रूर कवर करेंगे जिससे आपको और इंटरेस्टिंग नॉलेज मिलेगी। अब दोस्तों बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार बुढ़ापे में इतना अमीर बन के क्या फ़ायदा, हमारे पास एनर्जी भी तो होनी चाहिए उसे एंजॉय करने की। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो इन्होंने इन्वेस्टिंग की शुरुआत ही 50 साल की उम्र से की थी और अगर ये अपनी लाइफ में थोड़ा जल्दी इन्वेस्टमेंट कर लेती तो शायद ये पूरे वर्ल्ड की फेमस इन्वेस्टर्स में से एक होती और अपनी लाइफ में काफ़ी जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव भी कर लेती। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको उनकी यंग एज में बताने वाला कोई नहीं था और ना ही हमारे पास वो टाइम पे यूट्यूब होता था। लेकिन फिर भी अगर ये 50 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग नहीं करती तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इनकी लाइफ का सेकेंड हाफ मतलब 50 साल की उम्र से 100 साल तक की लाइफ कितनी बुरी होती। जितना स्ट्रगल इन्होंने शुरू के 50 साल में किया होता उससे ज़्यादा स्ट्रगल उन्हें बाद के 50 साल में करना पड़ता क्योंकि वो टाइम पे ये जॉब भी नहीं कर सकती थी। तो दोस्तों इस रियल लाइफ स्टोरी से हमें एक चीज़ क्लियरली समझ में आती है कि इफ़ यू आर रियली स्मार्ट तो बाहर की कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती कि दुनिया में क्या चल रहा है, लोग आपको कितना बुरा ट्रीट करते हैं, आपके ऑफिस में क्या पॉलिटिक्स चल रही है, आपको जॉब में प्रमोशन मिलता है या नहीं, या आप ऐसे ज़माने में पैदा हुए होते हो जहाँ आपकी कोई इज्जत नहीं करता। ये सब बाहर की चीज़ें मैटर ही नहीं करती, बल्कि मैटर सिर्फ ये करता है कि आपके दिमाग के अंदर क्या है, मतलब आपका माइंडसेट कैसा है। एंड अगर आपका माइंडसेट सही है तो इन द लॉन्ग रन आपको वही मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो। तो इसलिए लोग सोचते हैं कि यार अब मैं 30 साल का हूँ या 40 साल का हो गया हूँ और मैंने अभी तक कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया है और मैं इन्वेस्टिंग में बहुत लेट हूँ। तो दोस्तों आप इस स्टोरी से सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन ये सीख सकते हो कि इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। हो सकता है कि आप भी 80 से 90 साल की उम्र तक जी लो, तो वो एज में दूसरे पे एक लायबिलिटी बन के जीना है या फिर एक रेस्पेक्टफुल और फाइनेंशियली स्ट्रांग बन के जीना है, चॉइस आपका है। और अगर आप अपनी अर्ली 20s में इन्वेस्ट करते हो तो आप अपने 30s या 40s में भी रिटायर हो सकते हो। अब दोस्तों ये स्टोरी मैंने इसलिए बताई क्योंकि हमारी कंट्री बाकी डेवलप्ड कंट्री के मुकाबले काफ़ी पीछे है और इसलिए हमारी कंट्री में रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट काफ़ी नया है। इसलिए हम इंडियंस के लिए हमारे बच्चे हमारा रिटायरमेंट फंड होते हैं, जिससे हमें क्लियरली पता चलता है कि हम इंडियंस का माइंडसेट कैसा है। इसलिए आप लोगों के लिए मेरा एक सिंपल सा मैसेज ये है कि हम इंडियन फैमिलीज़ में अब 2 से 3 बच्चे होते हैं और उनके पेरेंट्स उनके ऊपर 20 से 25 साल तक खर्चा करते हैं, उनको एजुकेशन देने के लिए, उनकी सारी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, ताकि वो अपनी लाइफ में सेटल हो जाएं और बुढ़ापे में वो उनके काम आ सकें। तो इस तरह आप अपने फ्यूचर को भी एक तीसरे बच्चे की तरह समझ लो। तो जितना अमाउंट आप एक बच्चे पे खर्चा करते हो उतना ही अमाउंट आप अपने रिटायरमेंट फंड में इन्वेस्ट करो, किसी सिंपल से इंडेक्स फंड में या कुछ अच्छी कंपनीज के पोर्टफोलियो में। और ये चीज़ आप 20 से 25 साल डिसिप्लिन के साथ कर लो। फिर उसके बाद आपके 2 बच्चे फ्यूचर में आपको सपोर्ट करें या ना करें हमें नहीं पता, लेकिन आपका तीसरा बच्चा यानी आपका रिटायरमेंट फंड आपकी ज़रूर मदद करेगा आपकी पूरी लाइफ में। और अगर आप उसे अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हो जिसे आप पैसिव इनकम जनरेट कर सको, तो कंपाउंडिंग के ज़रिए आप अपने दोनों बच्चों को भी सपोर्ट कर सकते हो। और बाकी दोनों बच्चों को तो क्या, आप बहुत सारे अंडर प्रिविलेज लोगों को भी सपोर्ट कर सकते हो, जैसे एन साइबर ने हमें करके दिखाया। इसलिए जब आप इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हो तो आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ ग्रो होने में टाइम तो लगता ही है, फिर चाहे वो बच्चा हो, कोई पेड़ हो या आपका पैसा हो। अगर आप 40 साल तक डिसिप्लिन के साथ एक ऐसा जॉब कर सकते हो जो आपको पसंद ना हो, तो आप 15 से 20 साल डिसिप्लिन के साथ सेविंग्स भी कर सकते हो अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, क्योंकि सैलरी हमारे देश में यूजुअली 10% से ग्रो होती है और वो आपको तभी मिलती है जब आपके पास जॉब होता है और आप हेल्दी होते हो। लेकिन आपका पैसिव इनकम उससे भी ज़्यादा रेट से ग्रो हो सकता है
जैसे 15% से या फिर उससे भी कहीं ज़्यादा रेट से। और इसकी खास बात ये है कि ये कंटिन्यूसली ग्रो हो सकता है, भले ही आप बीमार हो या बीच पे रिलैक्स कर रहे हो या फिर आप रिटायर हो चुके हो, जिसकी वजह से एक टाइम के बाद आपका पैसिव इनकम कुछ ऐसा ग्रो हो सकता है जिसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। और इसको भी हम आने वाली वीडियोस में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप एक बुलेट प्रूफ पैसिव इनकम पोर्टफोलियो बना सकते हो। दोस्तों, फाइनेंशियल एजुकेशन नाम का कोई सब्जेक्ट हमारे स्कूल में नहीं होता, और चाहे भी हमारे मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स हमें ये फाइनेंशियल एजुकेशन घर पे नहीं दे सकते। इसलिए मैंने ये चैनल शुरू किया है ताकि आपके साथ मैं ऐसे वैल्यूएबल लेसन शेयर करता रहूँ फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो अगर आप ऐसे हाई क्वालिटी प्रीमियम वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि आप ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस मिस ना कर दो। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, जिससे हमें बहुत हेल्प मिलती है मोटिवेटेड रहने के लिए। और दोस्तों, आज की तारीख में हमारे लिए अपने पैसों को इन्वेस्ट करना बहुत आसान हो गया है। एन के ज़माने में आपको लिटरली ब्रोकर के ऑफिस में जाना पड़ता था और हर एक स्टॉक को खरीदने के लिए आपको ब्रोकर को कॉल करना पड़ता था और उसके साथ में आपको एक कमीशन फीस भी पे करनी पड़ती थी। लेकिन आज हम घर बैठे बैठे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको स्टॉक खरीदने की नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इंटरनेट की वजह से हमारे काम बहुत आसान हो गए हैं। हमारे पास बहुत सारे मोबाइल ऐप्स हैं जिसके ज़रिए आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। इनमें से एक है ग्रो, जिसके थ्रू मैं खुद इंडेक्स फंड्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में रेफरल लिंक दे दिया है, जिसकी मदद से आप ग्रो पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद भी आई होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना कर दो। एंड आई रिक्वेस्ट, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और उनको भी एजुकेट करो कि एक्चुअल में इन्वेस्टिंग होती क्या है। वीडियो पसंद आई हो तो भर भर के लाइक करो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।